नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संकल्प के YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुकेश बिजारनिया जी, जिनका हाल ही में एसआई पद पर चयन हुआ है। आज हम उनसे जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी विस्तार से। तो अब हम बात कर रहे हैं मुकेश बिजारनिया जी से। सर नमस्कार, स्वागत है आपका संकल्प के YouTube चैनल पर। एक तो सर आपको बधाई हो एसआई पद पर चयन होने पर, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। एक सर, आपने जो एसआई पद तक का जो सफर था की जानकारी ये है कि आप सन 2010 के अंदर नोहर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर प्रेसिडेंट रह चुके हैं। वहां से लेकर एसआई तक का आपका सफर कैसे रहा, किन किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा, कौन कौन सी ऐसी मुसीबत थी जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती थी, और कौन कौन से आपके टर्निंग पॉइंट ऐसे थे लाइफ में जो आपको लगता है कि वास्तव में अगर वो एक्शन न होते तो आज शायद मैं यहाँ न होता। तो विस्तार से चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स, आपकी बातें। सर सबसे पहले तो जैसा कि आपने बताया 2010 में मैं प्रेसिडेंट था, तो वो सर एक फेज़ अलग होता है। उस फेज़ से निकलने के बाद में सर 2011-12 में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे गवर्नमेंट जॉब करनी चाहिए। और जब मैं गवर्नमेंट जॉब के बारे में सोच रहा था, तब मेरा नॉलेज जो था वो ज़ीरो था। कंपटीशन लाइन के हिसाब से ज़ीरो था वो। तो मैं सबसे पहले यहाँ गंगानगर आया, और गंगानगर आते ही मेरी पहली मुलाकात संजय सर से होती है। संजय सर से मैं संकल्प कोचिंग में मिला पहली बार, और वही मेरे जीवन का टर्निंग पॉइंट था। और वहाँ से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। वहाँ का एक वाक़या ऐसा था कि उस वाक़ये ने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। और वो हुआ यूँ सर कि संजय सर क्लास ले रहे थे, पहले दिन की क्लास थी, और संजय सर ने मेरे से पूरी क्लास से ये पूछा कि राजस्थान में ज़िले कितने हैं, किस किस को नहीं पता। और मैंने सोचा भी जीरो लेवल से शुरू करने वाले बहुत लड़के होंगे, मैं सबसे आगे बैठा था, तो मैंने अपना हाथ ऊंचा कर दिया, सर मेरे को नहीं पता। लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो किसी ने हाथ ऊंचा नहीं किया हुआ था। तब मुझे ऐसा फील हुआ, शर्म महसूस हुई, मैं गर्दन झुका के बैठ गया। लेकिन जब क्लास पूरी हुई, संजय सर ने मुझे बाहर बुलाया। बाहर बुलाने के बाद में बोला कि जो आपने आज शर्म महसूस की है, उसको आप अपनी शक्ति बनाओ, और जो लोग ये आज आपको हंसे आप पर, वो आप पर गर्व करना चाहिए। कभी भी आप जो आपकी रैंक है वो 1 से 5 से बाहर नहीं जानी चाहिए, मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। और उस दिन से लेकर मैंने आज तक संकल्प में जब भी कंपटीशन में कोई एग्ज़ाम में मैंने टेस्ट पेपर दिए, तो मेरी रैंक 1 से 5 से बाहर कभी नहीं गई। और उसी का नतीजा है वो मेहनत थी। वो अगर शायद वो वाक़या उस दिन ना होता तो मैं शायद, और उस दिन मैंने ये सोच लिया था क्लास में बैठा-बैठा, मैं ये सोच रहा था कि नहीं, ये अपने बस की बात नहीं है, अपने तो राजनीति कर लेते हैं, वो कॉलेज लाइफ वो सही थी, वापस चलते हैं अपने। लेकिन संजय सर ने मुझे वो हौसला दिया, जिसकी वजह से मैं आगे बढ़ा, और धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 2014 मेरा खनिज विभाग में चयन हुआ, और उसके बाद में मेरा राजस्थान पुलिस में चयन हुआ। उसके बाद में अभी रिसेंटली 2018 में मैं सब इंस्पेक्टर पद पे पहुंचा हूं। और इसके लिए बीच में मेहनत तो करनी पड़ी, और बहुत सी कठिनाइयाँ आती है, एक स्टूडेंट जीवन में रहता ही है, लेकिन उनको सबको फेज करके मैं निकला और आज इस मुकाम पे पहुंचा। बहुत बढ़िया सर। एक चीज सर कि स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी समस्या ये आती है, सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है, स्टूडेंट्स का भी होता है, और मेरी तरफ से भी एक क्वेश्चन ये है कि तैयारी कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे मेन चीज क्या है कि स्टूडेंट को क्या ध्यान में रखना चाहिए ताकि वो जो टारगेट लेके चलता है उसमें वो कामयाब हो सके। हर एक स्टूडेंट का एक कॉमन क्वेश्चन है ये। सर इसके लिए ये होता है कि अपने को एक लक्ष्य निर्धारित रखना चाहिए। ये अगर आपने अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य अपने निर्धारित कर लिया, तो अगर उस तक पहुंचने की हम कोशिश करेंगे, तो उसमें लोग भी अपने साथ जुड़ेंगे, और एक काफिला बन जाता है जो अपना सहयोग करता है। अगर हमारे लक्ष्य ही अलग अलग हैं, बहुत सारे लक्ष्य हैं, तो हम अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे, तो उसमें कामयाब नहीं हो सकते। लक्ष्य एक रखो, दुनिया आपका सहयोग करेगी, और मार्गदर्शन करने के लिए अपने पास गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन से अपने उस लक्ष्य तक लक्ष्य एक रखना निर्धारित, वो कामयाबी के लिए जरूरी है सर। दोस्तों, मैं आप सबको बता देता हूं, मुकेश जी वर्तमान में श्री गंगानगर में कांस्टेबल पद पर चयनित है, कार्यरत है,
और इनका हाल ही में एसआई में भी सिलेक्शन हुआ, ये बात अपनों ने की। सर, एक जो कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए फिजिकल की जो तैयारी है वो कब उनको स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, ये भी आप बच्चों को बताइए कि कांस्टेबल में फिजिकल की तैयारी कैसे करें और कब स्टार्ट करें। सर, फिजिकल की तैयारी के लिए सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने पहले रिटन एग्ज़ाम होता है, और रिटन एग्ज़ाम होने के लिए अपने माइंडली एक्टिव होना ज़रूरी होता है। और माइंडली एक्टिव आदमी तभी हो सकता है जब वो फिजिकली फिट है। अगर अपने फिजिकली अनफिट हैं तो अपने उसमें माइंडली अपसेट रहेंगे, और फिर वो अपने उस काम को सही ढंग से, सही लगन से अपना 100% नहीं दे पाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जब आप स्टडी कर रहे हो तो उसके लिए आप उसके साथ-साथ धीरे-धीरे आप रनिंग वगैरह, ग्राउंड जाना, वॉकिंग करना या एक्सरसाइज वगैरह करना, ये रूटीनली अभी जारी रखो स्टडी के साथ-साथ। उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये हो जाएगा कि अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, एक अपने हेल्दी स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। फिर जब क्या होता है कि अपना रिज़ल्ट आ जाता है और अपने को फिज़िकल के लिए कॉल होती है, तो उस फिज़िकल कॉल में अपने को इतना हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने पहले से वर्क किया हुआ है, तैयार किया हुआ है। तो उसके लिए क्या है कि आप 1 घंटे का टाइम अपने शरीर के लिए दे सकते हैं, और ये नेचुरली है, इसके लिए नहीं, फिज़िकली हमेशा अपने जीवन की पूरी लाइफ में ये फिज़िकली 1 घंटा अपने शरीर को देना चाहिए। अगर आप स्वस्थ हो, तो सब कुछ है। बिल्कुल सर। दोस्तों, जैसा कि मुकेश जी ने बताया है कि सबसे मेन चीज फिजिकल तैयारी के लिए क्या है कि अगर आप मेंटली भी स्ट्रांग रहना चाहते हो, मेंटली भी अगर आप प्रिपेयर रहना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फिजिकल की तैयारी वैसे ही रूटीन में करनी पड़ेगी। जैसे आप फिजिकली फिट है, तो फिजिकली फिट के साथ साथ आप मेंटली भी फिट है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो। सर, एक क्वेश्चन ये है कि जो सक्सेस है, जैसे आज आप कांस्टेबल के पद पर कार्यरत है, आप एसआई तक पहुंच चुके हैं, और इसके बीच में बुक्स का और क्लासरूम का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, क्या महत्व है बुक्स का और क्या महत्व है क्लासरूम का, बच्चों को आप बताइए कि क्लासरूम से क्या क्या चीजें हमें मिलती है और बुक से हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए। सर, जैसा कि अपनी जो क्लासरूम होती है, जो क्लासरूम है, उसको एक मंदिर माने आप। क्लासरूम को मंदिर माने, और बुक्स और टीचर अपने भगवान होते हैं। अगर अपने इस थॉट से वहाँ जाते हैं, तो जैसे हम मंदिर में अनुशासन रखते हैं, वैसा अगर हम क्लास में अनुशासन रखें, और जैसा हम अपने भगवान पे विश्वास रखते हैं, वैसा अपने अगर बुक्स पे विश्वास रखें, तो ये चीज़ें आपको कामयाबी की राह तक लेके जाएँगी। क्योंकि स्टूडेंट का सबसे जो वीक पॉइंट है कि वो अपनी बुक्स पे विश्वास नहीं रखता। आज एक बुक पढ़ ली उसने, तो संकल्प की आज बुक पढ़ रहा है, कल को किसी और पब्लिकेशन की बुक पढ़ रहा है, परसों और किसी की पढ़ रहा है। ये नहीं होना चाहिए। उसको एक लक्ष्य के साथ एक बुक पे विश्वास करना चाहिए, चाहे वो किसी पे करो। जैसे मैंने संकल्प की बुक पे विश्वास किया, मैंने आज तक संकल्प के अलावा कोई बुक नहीं पढ़ी। तो मैं ये नहीं कहता भी मतलब आप कौन-सी बुक्स चूज़ कर रहे हो, आप लेकिन जो आप चयन कर रहे हो, आप उस पे विश्वास रखो, क्योंकि वो आपका भगवान है। तो क्लासरूम और सर जो बुक्स है, उसका योगदान अपने विश्वास पे है, और अगर आप अनुशासन से वो काम करते हैं, तो ज़रूर कामयाबी मिलती है सर। तो बिल्कुल सर। दोस्तों, एक चीज सर ने जैसे बताया कि जो अगर सक्सेस है ना, उसमें सबसे जो मेन चीज है वो क्या रहेगी कि आपको विश्वास करना पड़ेगा क्लासरूम, जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उन पे। और दूसरी जो सबसे मेन चीज है, जो बुक्स आप रीड कर रहे हैं ना, उस बुक पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ का कोई एम आप पूरा करना चाहते हैं, तो ये 2 काम आपको लाइफ में करने पड़ेंगे, क्लासरूम में टीचर्स पे और बुक्स पर भरोसा करना पड़ेगा। अलग अलग बुक्स पढ़ने से करने से इससे बेहतर है कि एक चीज पे आप ट्रस्ट लेके चलो, उसी को आप फॉलो करते जाइए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना। यही तो है सर, इसमें सर ये होता है कि अपने जैसे 10 बुक पढ़ रहे हैं, 10 बुकों को हमने एक-एक बार पढ़ा, और अगर हम एक बुक को विश्वास करके 10 बार पढ़ लेंगे, तो उससे बेटर उसका रिजल्ट मिलेगा हमें। और वो स्टूडेंट क्या करते हैं कि उस बुक्स को 10 बुक्स पढ़ रहे हैं, फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो मेरा मानना है आप 10 बार पढ़ो, लेकिन एक बुक को 10 बार पढ़ो। एक क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टाइम टेबल और अनुशासन कितना जरूरी है अगर आप एक लक्ष्य को लेकर चलते हैं।
तो इस पर आप बच्चों को बताइए कि टाइम टेबल और अनुशासन में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए और कैसा रहना चाहिए टाइम टेबल, और मैनेज भी इसको कैसे किया जाए, क्योंकि लंबा टाइम चलता है कंपटीशन में, 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक चलता है, तो उस दौरान बहुत सारी परेशानियां भी रहती है, तो उसको बच्चा कैसे मैनेज करे टाइम टेबल और अनुशासन को, और अनुशासन वास्तव में कंपटीशन के लिए कितना जरूरी है, ये भी आप बच्चों को विस्तार से बताएं सर। टाइम टेबल और अनुशासन दोनों एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं। अगर अपने को टाइम टेबल को फॉलो करना है तो अनुशासन उसके लिए अनुशासन जरूरी है। और टाइम टेबल की बात रही तो सर, जैसे ही अपने सिलेबस अपने पास हाथ में आता है तो अपने को उसके अकॉर्डिंग अपने को अपना टाइम टेबल सेट करना चाहिए। और अगर हमारे में अनुशासन है तो हम उस पूरे टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। और टाइम टेबल का फ़ायदा ये होता है कि जो चीज़ें अपने 4 महीने में करने वाले होते हैं वो 2 महीने में टाइम टेबल से हो जाती है, क्योंकि एक अपने सिस्टम से पढ़ते हैं उसको कि अपने इतने घंटे अपने को मैथ पढ़ना है, इतने घंटे अपने वो रीजनिंग पढ़नी है, फिर अपने को हिंदी पढ़नी है, जो भी अपना सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, वो होता है। और टाइम टेबल का दूसरा फायदा ये होता है कि स्टूडेंट जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्या होता है कि एक सिलेक्शन होने में और नहीं होने में एक फ़र्क होता है कि अपने क्या चीज़ पढ़ते हैं और अपने क्या चीज़ छोड़ देते हैं। वो चीज़ें हमें अपना टाइम टेबल बताता है कि अपने को ये पढ़ना है और इतने टाइम तक पढ़ना है। टाइम टेबल और अपने अनुशासन के अंदर ये चीजें होती। एक चीज सर, अभी पिछले 2 साल से जो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, क्लासेज और कोचिंग सेंटर्स बंद रहे हैं, इसी दौरान बहुत सारे एग्जाम्स भी हुए, जैसे पटवार का एग्जाम है, रीट का भी एग्जाम हुआ है, तो आपके पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनलाइन स्टडी और ऑफलाइन स्टडी जो रहती है उसमें सबसे बड़ा गैप क्या होता है, आप बता सकते हैं कि ऑनलाइन ज्यादा बेहतर है या ऑफलाइन है, कौन सा आप प्रेफर करेंगे ऑनलाइन या ऑफलाइन में से सबसे मेन चीज क्या है? आपने जो क्वेश्चन किया है वो मैनुअली मैं दोनों चीज़ों को एक जैसा मानता हूँ। दोनों की अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंस है। मैं ऑफलाइन पढ़ा हुआ हूँ, मेरे को ऑफलाइन अच्छी लगती है, लेकिन कुछ ऑनलाइन में दिक्कतें आती है। ग्रामीण एरिया है, उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई या किसी अलग प्रकार का इशू जिसको हो रहा है, तो तुरंत प्रभाव से उसको ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहिए। और ऑफलाइन में सर मैं जो सबसे बढ़िया जो एक पॉइंट ऑफ जो व्यू से मानता हूँ, मेरे व्यू से, कि अपना जो गुरु होता है, अपना जो टीचर होता है, वो फिजिकली अपने सामने होता है। उससे जो अपना क्वेश्चन आंसर जो करते हैं और जो अपना कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, वो चीज़ें इसमें एक बहुत बड़ा मायने रखती है। बाकी अपनी जगह दोनों सही है। बिल्कुल सर, भी मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मेन ये है कि ऑफलाइन की अगर आप तैयारी कर रहे हो और ऑफलाइन क्लासरूम में अगर आप आ रहे हो तो हो सकता है कि आपकी कॉन्फिडेंस में थोड़ा सुधार आ सकता है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो सकता है, और जैसे भी क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं तो उनमें भी आपको लगता है कि अपने को कितनी और मेहनत करनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही। एक संकल्प के जितने भी साथी अभी जुड़े हुए हैं विद्यार्थी, उनकी तरफ से भी एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कंपटीशन के दौरान एक आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे बच्चों को कि जिससे बच्चों को लगे कि हम कंपटीशन की तैयारी में परफेक्ट जा सकते हैं, या जो हम काम कर रहे हैं वो हमारे लिए परफेक्ट है। तो बच्चों के लिए एक मैसेज आपकी तरफ से क्या होना चाहिए और किन चीजों पर बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कंपटीशन के दौरान? इसके लिए मैं एक सुंदर सा मैसेज ये देना चाहूँगा कि आज जब रीट का एग्ज़ाम हुआ है, उसके बाद में मैंने जो देखा है कि रीट के एग्ज़ाम होने के बाद में स्टूडेंट्स आत्महत्या कर रहे हैं, तनावग्रस्त हैं। तो ये मैं सबसे एक हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें मायने नहीं रखती। आप मेहनत करते हो वो मायने रखता है। आप मेहनत कीजिए। सक्सेस होना ज़रूरी नहीं होता कि आप पहली बार में सक्सेस हो जाओगे। किताबें आपको नॉलेज देती है, ज्ञान देती है। वो ज्ञान अगर आप गवर्नमेंट जॉब पाते हो तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं पाते तो भविष्य में वो आपकी एक आरबीआई बैंक की जो पूंजी है वो पूंजी है, उसको आप कभी भी काम में ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप गवर्नमेंट जॉब लगो, ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो जाओगे इसी जिसकी तैयारी कर रहे हो उसमें सक्सेस हो जाओ। एक बार तैयारी करो, 2 बार करो, 3 बार ट्राई करो, 4 बार करो। अरे जब तक करते जाओ जब तक कामयाब ना हो जाओ। उसमें हताश होने की और उसको डेमोरलाइज होकर ये सुसाइड और ये करना, ये सबसे बड़ी नाइंसाफ़ी है उस माँ बाप के लिए जिसने बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया। उन्होंने आप पे पैसे खर्च किए। शायद अगर आपको वो मंथली 5 या 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं तो शायद वो अपने खुद का पेट काट कर आपको दे रहे हैं। वो इसलिए थोड़ी ना दे रहे हैं कि आप कामयाब ना हो तो सुसाइड कर लो। तो मेरा ये मैसेज जो भी तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए यही है कि आप तैयारी कीजिए। ज़रूरी नहीं होता कि सब कामयाब होते हैं। जब मेरी भर्ती हुई थी तो हम 10,000 की भर्ती थी और 12 लाख
स्टूडेंट्स ने पेपर दिया और 11,90,000 फेल हो गए, तो सबको सुसाइड कर लेना चाहिए। इस हिसाब से तो उनको 11,90,000 सुसाइड करेंगे और 10,000 लगेंगे, ये नहीं होना चाहिए। आप उसमें कामयाब नहीं हुए, नेक्स्ट में तैयारी कीजिए। मेरा एक दोस्त है, मेरे साथ वो तैयारी करता था 2013 से और अब तक 2021 तक वो तैयारी कर रहा है, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो मैंने आज तक उसे मतलब कहीं नहीं देखा, क्योंकि मीन्स हर बार भर्ती परीक्षा में 1 या 2 नंबर से रह जाना और फिर उसी तैयारी से दोबारा लग जाना, और आज तक लगा हुआ है। उसका कहना यही है कि अपने कामयाब अगर आज नहीं हुए तो कल हो जाएंगे, कामयाब जरूर होंगे। तो यही लगन और मेहनत रख के और आप काम करें और हताश न हो। एक भर्ती आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी, कभी न कभी आप जरूर कामयाब होंगे, लेकिन पढ़ाई निरंतर अनुशासन के साथ रखिए और अपने उन माँ बाप का जो सपना है उसको अपने आंखों में सजो के रखिए। उनका सपना ये नहीं है कि मेरा बेटा कामयाब ना होकर सुसाइड करे, उनका सपना ये है कि वो कामयाब होकर हमारी सेवा करे। तो अपने माँ बाप के लिए आप अच्छी तैयारी करें और हताश होने की ज़रूरत नहीं है। एक भर्ती में सिलेक्शन ना हो तो दूसरी के लिए तैयारी करें। बिल्कुल, सर ने जैसे बताया कि अगर आप तैयारी कर रहे हो और कहीं अगर आपको 1% भी लगता है, सिलेक्शन में कहीं प्रॉब्लम आती है, तो साथियों इससे निराश होने की बिल्कुल भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जितनी तैयारी कर रहे हो सकता है मान लो आप रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए इससे बेहतर कोई सेकंड ग्रेड का ऑप्शन हो सकता है फर्स्ट ग्रेड के लिए ऑप्शन हो, तो ऑप्शन आपके पास बहुत है, लेकिन तैयारी आप शिद्दत से करिए। आप अपना टाइम जो है उसको मैनेज करिए, बढ़िया तरीके से मेहनत करिए। दोस्तों, आज हमने मुकेश जी से बहुत सारी चीजें जानी, इनके जितने भी करियर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आई, समस्या आई, उनके बारे में हमने जाना। अगर आपके भी कोई डाउट हो, आपको भी कुछ जानना हो, तो आप मेन कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बताइएगा। आज हमने विस्तार से चर्चा की मुकेश जी के साथ। मुकेश जी, आपको पुनः एक बार फिर से बधाई हो एसआई पद पर बनने के लिए। साथियों, मैं आपको बता देता हूं कि आज सर एसआई की ट्रेनिंग के लिए रवाना हो रहे थे, तो इसलिए 10 मिनट 15 मिनट का टाइम निकालकर स्पेशल आज संकल्प के यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समय समय पर मैं संकल्प के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा। आप लोगों की किसी भी प्रकार की अगर क्वेश्चन है या कुछ पूछना है तो वो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मैं संकल्प के यूट्यूब चैनल पे वो उन सब के आंसर आपको दे दूँगा। नमस्कार साथियों।